A very good morning, student. This is Nalini Singh, and today we are going to start chapter 9, which name is financially management. So in this chapter we are going to learn about financially management, how we manage finance in the business, right? So firstly, evaluation of the financial management. So हम जब अपने मैनेजमेंट का काम करते हैं किसी भी इंटरप्राइज में, तो उसको फाइनेंशियली भी इवैल्यूएशन करना होता है. इट मीन्स कि हमें हमारे बिजनेस फंक्शंस के लिए कितना फाइनेंस की ज़रूरत है, क्या स्कोप है, क्या पैटर्न फॉलो करना है, ऑल दीज थिंग्स जो हमारे माइंड में रहती है, जिसको कि हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं अबाउट द फाइनेंशियली, राइट. सो the main stream of academic writing and technique followed the scope and pattern suggested by the narrow and by now traditional definition of the financial function. Finance management or corporation finance, as it was there more generally called, emerged as separate branch of economy. So किसी बड़े इंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंस के लिए एक सेपरेट कॉरपोरेट या सेपरेट ब्रांच बनाई जाती है जो कि फाइनेंस को बिजनेस में मैनेज करता है. ओके. सो पहले इसके कई सारे अप्रोचेस होते हैं. ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच. हर एक फर्म में फाइनेंशियली को अलग अलग टेक्निक्स के साथ देखा जाता है. तो अभी हम बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो यहाँ पे देयर इज़ 3 कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो यहाँ पे 3 अप्रोचेस के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है ट्रेडिशनल, फिर मेडिवल एंड मॉडर्न. तो ट्रेडिशनल क्या है? That is initiate stage of evaluation of financial management as a separate function of management. तो ये जो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की, ये इनिशिएट स्टेज है इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमी की, जहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे देखा जाता है, जिसको किस टर्म से हम जानते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस वॉज यूज टू डिस्क्राइब फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So next, if we are talking, so medieval approach. By this time it was important to keep cash fund in financial management. After traditional approach, जब medieval की बात आती है तो इस टाइम पे किस चीज़ को वैल्यू देने लगी? आपके इंटरप्राइज में फंड होना चाहिए. कैसा फंड? कैश फंड. यू शुड हैव कैश फंड इन योर इंटरप्राइज और इंडस्ट्री. सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कैश फंड को फोर्स किया गया, जैसे कि हम वर्किंग कैपिटल को इन्हांस करें. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट अप्रोचेस विच इज़ मॉडर्न अप्रोच. सो इट प्रेजेंट्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ बॉर्डर सेंस अकॉर्डिंग टू द अप्रोच फाइनेंस फंक्शन इन्वॉल्व द एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. तो अब ये मॉडर्न टेक्निक की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है? यूटिलाइजेशन क्या है? किसी भी फाइनेंस फंक्शन में देखा जाता है कि उस फाइनेंस का यूटिलाइजेशन, तो मतलब हम ये मैनेज करके रखते हैं कि हमें फाइनेंस का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, कितना करना है और किस सोर्स को किस जगह पे यूटिलाइजेशन करना है. सो द न्यू अप्रोच प्रेजेंट द एनएल फ्रेमवर्क. टोटल वैल्यू फंड रिक्वायर्ड, मतलब हम ये देखते हैं कि हमारे फर्म में टोटल वैल्यू रिक्वायर्ड फंड की रिक्वायरमेंट क्या है. उसके बाद एसेट्स को देखते हैं और मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फंड को देखते हैं, अपने इंटरप्राइज की ग्रोथ रेट को देखते हैं एंड साथ साथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे भी हम ध्यान देते हैं. तो इसमें हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन हमारे इंटरप्राइज में लेने होते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं मीनिंग की. यहाँ पे okay. So meaning financial management is a part of general management. Financial management किसका पार्ट है? जनरल मैनेजमेंट का. इट इज़ concerned with the managing finance of the business for smooth functioning and successful accomplishment of the enterprise objective. So अगर आप फाइनेंशियली मैनेजमेंट की मीनिंग को समझे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है. किसका पार्ट है? जनरल मैनेजमेंट का. इसमें आपको करना क्या होता है? आपको अपने बिजनेस को फंक्शन के लिए, स्मूथली रन करने के लिए और सक्सेसफुल एंटरप्राइज के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या करना होता है? फाइनेंशियल की नीड को फुलफ़िल करना होता है. अब ये नीड
कहाँ से पहले तो हमें देखना है कि हमारे इंटरप्राइज में कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद ये रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होनी है, ये सारे डिसीजन लेने होते हैं। मतलब ऑल्दो आपको क्या करना है, मनी से रिलेटेड, फंड से की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, आफ्टर दैट देयर इज सम डेफिनेशन जो आप लोग देख लीजिएगा। नाउ वी कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो अब हमें पढ़ना है। जब हम अपने किसी भी इंटरप्राइज या इंडस्ट्री में फाइनेंस को मैनेज करके चलते हैं तो उससे हमारे बिजनेस में या इंटरप्राइज में फ़ायदे क्या क्या होते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या क्या निकलता है। ओके, सो पहला पॉइंट है इंक्रीज इन प्रॉफिट। क्या करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या करता है, हमारे जो रेवेन्यू है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है, उसको मैक्सिमम करता है, उसकी वैल्यू को मैक्सिमम करता है। क्योंकि हम सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान देता है और हमें प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिडक्शन इन कॉस्ट। जब हम कैपिटल फंड के फैक्टर्स देख रहे हैं तो हम इनपुट, मतलब जो हमारे प्रोडक्शन में लग रहा है पैसा, उस पर भी हम ध्यान देंगे, जिससे कि क्या होगा, जब हम फोकस करेंगे इस पर तो हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उस पर रिड्यूस होगा, मतलब रिडक्शन होगा, राइट। रिस्क मिनिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब आप सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग करते हो, आपकी चीज़ें सारी चीज़ें मैनेज होती है, फाइनेंस हर तरह से मैनेज होता है, तो क्या होता है कि आपको पता है नेक्स्ट आपको फ़ंड कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो इससे आपके बिजनेस में आने वाला जो इकोनॉमी रिस्क होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। आफ्टर दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, फाइनेंस को कंट्रोल भी करता है, क्योंकि इनफ्लो आउटफ्लो, मतलब हमारा फंड कहाँ जा रहा है, आ रहा है, ये सारी चीज़ पे आप देख लेते हो। उसके बाद सप्लाई क्या है, अवेलेबिलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम सोर्सेज के बारे में, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिससे कि हमारे इंटरप्राइज में फाइनेंशियली कंट्रोलिंग बना रहता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैपिटल बजटिंग। सो कैपिटल बजटिंग इज़ अ लॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन। जो कैपिटल बजटिंग है वो क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड हम उस पर डिसीजन लेते हैं। सो यहाँ पे इट रिक्वायर्स डिसीजन रिगार्डिंग द परचेस ऑफ न्यू एसेट्स। आप एक बजट तैयार करते हो कि आपको करना क्या है, ऐसे क्या किस तरह से यूज़ करना, बजट तैयार करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह का आपको एनालाइज कर लेते हो और कैपिटल से रिलेटेड आप क्या करते हो, डिसीजन बनाते हो, जिससे कि रिस्क और अनसर्टेनिटी की एनालिसिस हो जाता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल भी आएगा, तो यहाँ पे आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, उसको किस तरह से कहाँ से फंड करना है, या फिर जो हमारे एसेट्स हैं यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को देखा जाता है। उसके बाद डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस हैज़ टू बी डिस्पोज ऑफ बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट अमंग owners. This profit must be ascertained after satisfy various claim against business. It means that owner should get reasonable return. इसमें क्या होता है, आप जब सबको प्रॉफिट दे देते हो, मतलब जो ओनर होता है वो सबको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है तो उसको वो खुद पे रखता है, मतलब खुद के पास रखता है, और उसको या तो वो फंड में डालता है या फिर वो उसका इन्वेस्टमेंट करता है। आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मतलब ये हमारे एंटरप्राइज के वेल्थ के वर्थ को भी मैक्सिमाइज करती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे एंटरप्राइज या इंडस्ट्री में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस देखते हैं। An important requirement for the success of a modern business organization is the provision of sufficient amount of capital. किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस में क्या होता है कि कैपिटल अगर हमारे पास सफिशिएंट है तो हमारा मैनेजमेंट का काम सही चलता है, साथ ही साथ हमें सक्सेस भी मिलती है इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट
जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो कैपिटल का जो अमाउंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट पता चल जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम नीड को फुलफ़िल करते हैं। साथ साथ हम ये देखते हैं कि कौन सा सोर्स कहाँ से आएगा, कहाँ यूज़ हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है, हमारी प्लानिंग रहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये हमारे इंटरप्राइज के सक्सेस का एक बेस होता है। उसके बाद बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आपने प्री प्लान किया है, यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है जो आपके पास रिसोर्सेज है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन हम क्या करते हैं, सही तरीके से कर पाते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टू द बिजनेस मैनेजर। इम्पॉर्टेंस टू द बिजनेस मैनेजर, जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द बिजनेस मैनेजर। जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उन्हें किस तरह से क्या मैनेज करना है ये सारी चीज़ें उन्हें आसानी से समझ में आ जाती है और उनको उनका बेस्ट वे प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को भी स्मॉल सेविंग जो कंपनीज़ की होती है वो इंस्टीट्यूशंस में इम्पॉर्टेंस होती है। उसके बाद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड होता है, जिससे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इम्पॉर्टेंस होता है। एंड देन इम्पॉर्टेंस टू द एम्प्लॉयज़। सो इनडायरेक्टली ये इम्पॉर्टेंस किसके लिए भी होता है, एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड हो रहा है, तो इनडायरेक्टली हमारी एम्प्लॉयज़ भी ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो रही है। उसके बाद नेशनल इम्पॉर्टेंस, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ग्रोथ हो रही है ना, तो फाइनेंस भी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है, जिससे कि हमारा कंट्री भी ग्रोथ हो रहा है, तो ये हमारे नेशनल के लिए भी फ़ायदेमंद है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंस टू द अदर। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर पर्सनस, तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल वर्कर और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, इन सब को भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है, इम्पॉर्टेंस होती है इनके लिए भी। उसके बाद है फंक्शन एंड और स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप या फिर फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग 4 टास्क। देयर इज़ ए 4 टास्क जिस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिवाइड किया गया है। एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो कि आपको पता है कि आपको अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के बारे में पता करना है, तो मतलब यहाँ पे आपको एस्टिमेशन लगाना है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट कितनी है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती है। देन नेक्स्ट इज प्रोक्यूरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में जानना है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द एंटरप्राइज, फिर आपको मैनेज करना है जो भी आपके इंटरप्राइज के लिए बेस्ट होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो फोरकास्टिंग फाइनेंशियल नीड, मतलब आपको फोरकास्टिंग करनी है फाइनेंशियल नीड की इन योर इंटरप्राइज। फिर कैपिटल बजटिंग करनी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना है, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना है, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन लेना है, अप्रीजल ऑफ फाइनेंस परफॉर्मेंस देखना है, फाइनेंस परफॉर्मेंस से रिलेटेड यू हैव टू कम्युनिकेशंस। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों को यू हैव टू मैनेज, लाइक एसेट्स, फंड, कैश एक्सेट्रा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंस से रिलेटेड हमको वी हैव टू मेक अ प्लान इन आर इंटरप्राइज और बिजनेस। So, before establishing an enterprise or an entrepreneur have to consider various points. जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ प्लान्स बनाते हैं या फिर इस्टेब्लिश करते हैं, तो उससे पहले जो एंटरप्रेन्योर है उसको कई सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है। सो इट इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। यू हैव टू see that the place
सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट की कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल की अवेलेबिलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखना होता है. नाउ meaning of financial planning. So financial planning is a process of determining the objective, policy, procedure, program and budget to deal with financial activity of enterprise. Financial planning क्या है? एक प्रोसेस है, आपको डिटरमाइन करना है आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, बजट एक्सेट्रा. फाइनेंशियल एक्टिविटी जितनी भी इंटरप्राइज में हमारी फाइनेंशियली एक्टिविटी है, इन सबको. इट इज़ an intellectual process which decides in advance the capital structure and capitalization of enterprise. फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे हम प्लानिंग क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड, पहले से हम बना के रखते हैं, उसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हमको पहले से ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है, समझनी पड़ती है. ओके, सो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है, नीड या इम्पोर्टेंट क्या होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किसी भी इंटरप्राइज में. ओके, तो पहला है सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ बिजनेस. किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल प्रमोशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंस रखता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो फाइनेंशियली प्लान भी हमको करना होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है हमारे बिज़नेस का साइज़ कैसा है और कितनी हमें फ़ंड की ज़रूरत होती है. उसके बाद एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बिज़नेस, हमारे बिज़नेस को एफिशिएंटली मैनेज करने पे ध्यान देने के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को देखना ज़रूरी है, क्योंकि सफिशिएंट फंड ही किसी भी इंटरप्राइज को ग्रोथ या फिर प्रॉपरली मैनेज करा पाएगी, अदरवाइज़ वो प्रॉपरली काम नहीं हो पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. सो किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट या प्रॉफिट या फिर किसी भी इंटरप्राइज को ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए होता है, फाइनेंस, जिसके लिए आपको पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. बिजनेस की लिक्विडिटी को मेंटेन करना, मतलब आपके बिजनेस में प्रॉपर और पर्याप्त मात्रा में कैश फ्लो होना चाहिए जो कि आपके बिजनेस की लिक्विडिटी को मेंटेन करता है. जैसे आपके डेली टू डेली रूटीन बेसिस पे जो खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, एक्सपेंसेस, बिल, ये सारी चीज़ों के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है. फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट उसके फाइनेंस पे ही डिपेंड करता है. एक अच्छा फाइनेंस ही किसी बिजनेस को डेवलप्ड और ग्रोथ करा सकता है. तो फ्यूचर डेवलपमेंट बिजनेस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी होती है. उसके बाद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग कैपिटल सोर्सेज, जो भी हमारे बिजनेस के फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी कैपिटल सोर्सेज हैं उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए वी हैव टू मेक अ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट रखता है. और सेफ्टी ऑफ कैपिटल, जब हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई भी काम करते हैं, प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं तो क्या होता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है. तो जब आप अपने बिजनेस में फाइनेंशियली प्लानिंग करते हो तो आपके कैपिटल को सेफ्टी प्रोवाइड होती है. ओके, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग. तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक आइडल फाइनेंशियल प्लानिंग के. तो फर्स्ट है सिंपलिसिटी. तो जो भी आपका प्लान होता है रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल इन योर बिजनेस, इट शुड बी सिंपल. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, तो मतलब ऐसा फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए जो कि रिजिड ना हो, वो क्या हो, फ्लेक्सिबल हो. मतलब अकॉर्डिंग टू नीड और टाइम वी कैन चेंज इन आवर प्लान्स. ओके, सो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि चेंजेबल होनी चाहिए, जिसे हम फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं. फिर फॉरसाइटेडनेस, मतलब फ्यूचर के बारे में, लॉन्ग पीरियड के बारे में हम देखते हैं. मतलब प्लानिंग ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग पीरियड पे चले, लॉन्ग पीरियड की कंडीशंस पे हम फोकस करते हुए प्रॉपरली बनाना चाहिए. उसके बाद लिक्विडिटी, फाइनेंशियल प्लानिंग पे बनाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बिजनेस का इनफ्लो आउटफ्लो है, मतलब लिक्विडिटी पे हमें ध्यान देना चाहिए, कैश का आना और जाना. यूटिलिटी, तो जो हमने बनाया है अपना फाइनेंशियल प्लानिंग, तो हमें क्या करना चाहिए, वॉट एवर कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड इन बिजनेस मस्ट बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन. हमने जितना भी अपने बिजनेस में कैपिटलाइजेशन का यूज़ किया है वो सारी चीज़ें यूटिलिटी में होनी चाहिए, मतलब कि यूज़फुल होनी चाहिए.
voluminousness. So it is one of the most important characteristics of financial planning, that is should be have the quality of voluminousness. मतलब आपको अपने बिजनेस की हर एक चीज़ पे अटेंशन देना चाहिए, हर एक चीज़ को लेकर आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए. नेक्स्ट है इकोनॉमिकल. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इकोनॉमिकल. अनफेयरेबल टू गवर्नमेंट रूल्स. जो हमारे सोसाइटी में गवर्नमेंट ने रूल्स और पॉलिसीज़ बनाई है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग को बनाते हुए ये ध्यान रहना चाहिए कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हो, उसके फेवर में हो, उसके अपोज में ना हो. तो ये सारी चीज़ें आप एक आइडियल फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सारे नेचर्स या कैरेक्टर्स होने ज़रूरी होते हैं. आफ्टर नेक्स्ट वी हैव टू लर्न कैपिटल स्ट्रक्चर. अब हमने कैपिटल की बात की है, तो किसी भी बिजनेस में हमारे कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है. मतलब हमारे बिजनेस में कैपिटल का स्ट्रक्चर तैयार करना ज़रूरी है. सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कंपोजिशंस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स सच एज प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग एक्सेट्रा. It is also known as financial structure. Capital structure should have the ability to generate sufficient cash flow to meet the routine expenses and fixed charges to the enterprise. Capital structure should aim to maximization of return for shareholder. तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, जिसको आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो. फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी सोर्सेज होते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर तैयार करना. मतलब हमारे पास जितने भी लॉन्ग टर्म फंड सोर्सेज हैं, जैसे कि शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग कैपिटल, ऑल दोज लॉन्ग टर्म फंड, ये कॉम्पोजिशन होता है कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स का. अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमारे बिजनेस में करती क्या है, इसके पास एबिलिटीज़ होती है कि हमारे बिजनेस इंटरप्राइज में सफिशिएंट फंड को मेंटेन करता है और सफिशिएंट कैश फ्लो को बना के रखता है. जो हमारे बिजनेस के डेली टू एक्सपेंसेस होते हैं, वो उसको पूरा करने के लिए या रूटीन एक्सपेंसेस के या फिक्स चार्जेस को करने के लिए. Capital structure should aim at maximization return or for shareholders. Okay, now capital structure of a company or financial structure refers to the makeup of capitalization. मतलब कैपिटलाइजेशन, हमारे बिजनेस की कैपिटलाइजेशन को मेकअप करता है ना कंपनी, क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे डिफरेंसेस दिया हुआ है, डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन. So capital structures cover both quantity and qualitative aspect of financially, while capitalization deals with the quantitative aspect of financing. Capital structures show the amount and relative importance of different securities in a capitalization, and capitalization shows the total amount of capital requirement. Capitalization क्या से शो करता है, आपको टोटल अमाउंट शो करता है कैपिटलाइजेशन. अब है फैक्टर अफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर्स. जो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर को मतलब कि कैश फ्लो, फंड फ्लो, शेयर्स, डिबेंचर्स, इनको अफेक्ट करते हैं. तो कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं. तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच इज़ अफेक्टेड कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. One is internal factor and the second is external factors. Internal factors जो कि हमारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इंटरप्राइज के अंदर होते हैं, एंड एक्सटर्नल जो कि बाहर होते हैं, विच इज़ वी कैन नॉट कंट्रोल. ओके, सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. सो नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर, हर एक बिजनेस का नेचर साइज वो अलग अलग होता है, जो कि अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को या इंटरप्राइज को अफेक्टेड करते हैं. ठीक है. उसके बाद है रेगुलेटरी एंड सर्टेनिटी ऑफ इनकम. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या, आप हर एक बिजनेस की रेगुलेटरी और सर्टेनिटी अलग अलग होती है इनकम की. कभी किसी में कंटिन्यू इनकम आ रहा है, कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है या कुछ टाइम बाद आ रहा है. ऐसी सिचुएशन भी अफेक्ट करती है कैपिटल स्ट्रक्चर को. फ्यूचर्स के प्लान क्या है, हमारे फ्यूचर्स के हमारे दिमाग में अपने बिजनेस या इंटरप्राइज से रिलेटेड प्लान्स क्या है,
विच इज़ ऑल्सो अफेक्टेड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स बोरिंग फंड आर एट रीजनेबल रेट, जो हमारे बोरिंग फंड्स है वो रीजनेबल रेट पे शेयर्स कैपिटल्स है या नहीं है, विच इज़ ऑल्सो अफेक्टेड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल एसेट्स, जो हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट्स होता है विच इज़ कॉमर्शियल एसेट्स, वो भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। उसके बाद डिज़ायर टू कंट्रोल द बिजनेस, हमारे बिजनेस की कंट्रोल करने की इच्छा क्या है, वो भी हमारे बिजनेस कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है एज ऑफ फर्म, आपके फर्म की एज क्या है। अगर आपके फर्म की एज बहुत पुरानी है तो क्या आपका गुडविल अच्छा होगा, अगर आपकी फर्म नई है तो उसका कुछ अलग इम्पैक्ट होता है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, ये भी एक फैक्टर होता है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, ये बाहर होता है, ये हमारे फर्म के अंदर की बात नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो मार्केट में कैपिटल का क्या कंडीशन है, अप डाउन है तो उससे होता है, डिप्रेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, हाई है, ऑल दीज थिंग अफेक्टेड बाय हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। तो कैपिटल मार्केट की जो भी कंडीशंस होती है वो भी अफेक्ट करती है। उसके बाद है साइकोलॉजी कंडीशन ऑफ इन्वेस्टर्स, तो हमारे इन्वेस्टर्स जो है, जो कि हमारे इंटरप्राइज में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, ये हमारे बिजनेस कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज हर एक कंट्री का लीगल प्रोविज़न या गवर्नमेंट के रूल्स डिफरेंट होते हैं, तो जिस भी कंट्री में जैसा है या फिर जैसे चेंज हो रहा है वो भी हमारे मतलब गाइडलाइंस जो प्रोवाइड की जा रही गवर्नमेंट में सेबी के थ्रू कैपिटल मार्केट में शेयर्स डिबेंचर से रिलेटेड, वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। उसके बाद टैक्स प्रोविज़न होगा, टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस हर साल चेंज होते हैं, हर कंट्री में चेंज होते हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को वो भी चीज़ अफेक्ट करती है। टैक्स रेट और टैक्स से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस भी कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। तो ये थे एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, साइकोलॉजी, कंडीशन ऑफ इन्वेस्टर्स, टैक्स एंड लीगल प्रोविजंस, ये हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कैपिटल स्ट्रक्चर्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन के बारे में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।